आप सबका स्वागत है आज कंप्यूटर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, हमारी जो परीक्षाएं हो रही हैं उस पर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के लिए सीधे प्रश्न करने की बजाय है कि हम थोड़ा सा उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि जहां पर कंप्यूटर विषय पूरी तरह से सिलेबस नहीं दिया होता तो वहां पर जो प्रश्न आते हैं वो जो रोजमर्रा में काम आने वाले कंप्यूटर से संबंधित जानकारियां हैं उसी से संबंधित रहते हैं। ज़्यादातर प्रश्न लगभग 90-95% जो अपन रोज काम में लाते हैं कंप्यूटर्स की जो परिभाषाएं हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारियां हैं, उसी से संबंधित रहती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारियां। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कंप्यूटर आज सभी जगह काम में आ रहा है। जीवन का ऐसा कोई कार्यक्षेत्र नहीं है जहां पर हम कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी सोचा आपने क्यों? ऐसी क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर की जिनके कारण कंप्यूटर प्रत्येक कार्यक्षेत्र में काम लेने के लिए हम मजबूर हो गए हैं? ऐसी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं से, क्योंकि कंप्यूटर की विशेषताएं जाने बिना हम कंप्यूटर को काम में ला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्यों। विज्ञान के बहुत आविष्कार हुए, विद्युत के बाद कंप्यूटर एक सफलतम उपकरण है विज्ञान का, जो कि प्राय सभी जगह हम काम में लाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं से। सबसे पहली विशेषता कंप्यूटर की, हम कहते हैं कंप्यूटर तेज गति से कार्य कर सकता है, अर्थात स्पीड। कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है, इसलिए यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण हम इसको सभी जगह काम में लाते हैं। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता आती है इसकी स्मृति अथवा मेमोरी। यह कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है। एक बात मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा, मैं यहां पर जो भी चीजें लिख रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप कृपया पेन और कॉपी लेके बैठे और आप इसको नोट करते चले साथ साथ में। अब तीसरी विशेषता आती है कंप्यूटर की। पहली हो गई गति, दूसरी हो गई स्मृति अथवा मेमोरी। मतलब कंप्यूटर में आवश्यकता अनुसार हम डाटा अथवा सूचना का संग्रहण कर सकते हैं। तीसरी विशेषता कंप्यूटर की आती है शुद्धता। शुद्धता का मतलब होता है एक्यूरेसी। ऐसे बहुत से उपकरण होते हैं जो बहुत तेज गति से कार्य करते हैं परंतु शुद्धता से कार्य नहीं करते। उनमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, परंतु जहां तक कंप्यूटर का प्रश्न है, यह तेज गति से कार्य करने के साथ साथ शुद्धता से भी कार्य करता है। यह इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता आती है कंप्यूटर बहुरूपता लिए हुए है। यह बहुरूपी है, अर्थात बहुरूपी को हम क्या कहते हैं कि यह सब काम एक समय में एक साथ कई तरह के कार्य कर सकता है, जिसको हम कहते हैं यह वर्सेटाइल है। तो अब प्रश्न बनता है कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी हैं? गति, मेमोरी, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल, बहुरूपता, ये सब विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। परंतु कंप्यूटर की सबसे अहम विशेषता होती है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर। जी हां, यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, डिसीजन मेकिंग पावर। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कई बार प्रश्न आते हैं कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम विशेषता कौन सी है? तो सबसे अहम विशेषता होती है डिसीजन मेकिंग पावर अथवा निर्णय लेने की क्षमता। क्यों? ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, हमने ये पांचों पढ़ी, पांचों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, परंतु निर्णय लेने की क्षमता सबसे अहम क्यों? देखिए, आज हर जगह प्रत्येक कार्य, हम छोटा सा छोटा उदाहरण लेते हैं,
जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो जब प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, आप देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में लाखों छात्र छात्राएं बैठते हैं। जब मेरिट बनाई जाती है, आप देखिए लाखों छात्र छात्राओं के अंकों से एक वरीयता क्रम बनाया जाता है, अर्थात पहली, दूसरा, तीसरा। तो लाखों छात्रों का वरीयता क्रम सेकंडों में बनाना वो सिर्फ कंप्यूटर के निर्णय लेने की क्षमता के कारण ही है। अर्थात कंप्यूटर निर्णय क्यों ले पा रहा है? क्योंकि इसके पास तर्क या लॉजिक है। यह जो शब्द आ गया लॉजिक, लॉजिक माने तर्क। अब यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा, कंप्यूटर के पास तर्क। अक्सर यह कहा जाता है कंप्यूटर के पास तर्क। हमने तो साहब यह पढ़ा है कि कंप्यूटर स्वयं से सोच नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर स्वयं से सोच नहीं सकता। यह कंप्यूटर की सबसे बड़ी सीमा है, यह कंप्यूटर की बिगेस्ट लिमिटेशन है। तो फिर हम यह बात क्यों कह रहे हैं कि कंप्यूटर के पास तर्क है, कंप्यूटर के पास निर्णय लेने की क्षमता है? बिल्कुल, क्योंकि हम कंप्यूटर को सोचने पर मजबूर करते हैं। मानव द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करने पर वो स्वयं के कंप्यूटर अपने लॉजिक का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कंप्यूटर और केवल कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसा उपकरण है जो कि 2 अंकों की तुलना कर सकता है। अर्थात आपने 2 अंक दिए, 5 या 7। अब कंप्यूटर आपको बता देगा कि 7 का अंक बड़ा है। तो इसके पास ये जो तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता है, उसी कारण से आज हम काफी सारे निर्णय ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों है। आगे चलते हैं अपन। अब जब अपन ने यह समझ लिया कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी हैं और कंप्यूटर के अगली विशेषता जो होती है, कंप्यूटर की 5 विशेषताएं देखने के बाद अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि परिभाषा से जुड़े हुए भी 2-3 प्रश्न बनते हैं, 2-3 जरूरी प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक प्रकार का, पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब यहां पर सवाल बनता है, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है या कोई अन्य उपकरण है? तो पहला प्रश्न जो बनता है, पहला जो एक प्रश्न जो हमने बनाया यहां पर परिभाषा में से, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि गणितीय व तार्किक, जो कि गणितीय व तार्किक मतलब मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम है। परिभाषा देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर। तो यहां पर प्रश्न बनता है, कंप्यूटर किस प्रकार की गणनाएं कर सकता है? कंप्यूटर गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है। तो अब गणितीय गणनाएं कौन सी होती हैं? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 प्रकार की अपने पास गणितीय गणनाएं हैं। और तार्किक गणनाएं, तार्किक गणनाओं का मतलब होता है तुलना करना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इत्यादि। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कंप्यूटर एक तर्क होने के कारण आज इतना सफल है। कंप्यूटर तार्किक गणनाएं कर सकता है, इसलिए वो आज प्रत्येक कार्यक्षेत्र में काम आ रहा है। तो यह था जिसमें से कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं कंप्यूटर के मुख्य भागों के ऊपर। अब कंप्यूटर के मुख्य भागों की तुलना, कंप्यूटर की जो संरचना है, कंप्यूटर की जो एनाटॉमी है, उसकी तुलना हम मानव से करते हैं।
तो आपको स्वतः ही कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। हमने आपको एक सवाल दिया हल करने के लिए। अब आपने उस सवाल को अपनी आंखों के माध्यम से पढ़ा। आंखों के माध्यम से पढ़ा, तो अपनी आंखों के माध्यम से जब आपने उस सवाल को पढ़ा, यानी आपने उस सवाल को ग्रहण किया, आपने उस सवाल को अपने मस्तिष्क में उतारा, अर्थात वो सवाल आपके लिए हो गया इनपुट। और आपने किसके माध्यम से पढ़ा उस सवाल को? अपनी आंखों के माध्यम से। तो यहां पर आंखों ने काम किया इनपुट डिवाइस का। तो पहला भाग कंप्यूटर का होता है इनपुट डिवाइस। अब आपने उस सवाल को पढ़ने के बाद अपना उस सवाल को, मान लीजिए वो गणित का सवाल था, अब आपने उस सवाल को पढ़ने के बाद अपना मस्तिष्क लगाया हल करने के लिए, अर्थात आपने गणनाएं करी, उसको हल करने की कोशिश करी, मस्तिष्क को काम में लाए। तो यहां पर मस्तिष्क आपका हो गया सीपीयू, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम देखेंगे, अभी इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी मैं आपको केवल मुख्य भागों की संरचना जो है, मुख्य भागों की जो समानता है, वो मानव से बता रहा हूं। तो पहला भाग हुआ इनपुट, दूसरा भाग हुआ सीपीयू। अब आपने उस सवाल को हल करने के बाद उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख दिया। तो जो उत्तर हुआ वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। बिल्कुल सही। तो वो हो गया आउटपुट। अब हमने तीन मुख्य भाग देखे कंप्यूटर के, इनपुट, सीपीयू अथवा प्रोसेसर, तीसरा हो गया आउटपुट। अब आपने पहले से गणित के सूत्र, जो सवाल आप गणित का हल कर रहे हो, अगर आपको गणित के सूत्र आपने पहले से नहीं पढ़े थे, आपको कंठस्थ नहीं थे, आपको याद नहीं थे, अर्थात आपकी मेमोरी में नहीं थे, तो आप वो सवाल हल ही नहीं कर पाते। तो यहां पर चौथा भाग कौन सा जिसको हम काम में लाए? वो है कंप्यूटर की मेमोरी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमने देखे कंप्यूटर के चार भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी। अब एक मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, आरेख चित्र, उसके माध्यम से अपन समझते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो प्रश्न आ रहे हैं वो कंप्यूटर के भागों पर ज्यादा केंद्रित हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, या कीबोर्ड के क्या कार्य हैं, या इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम सीधे प्रश्नों पर जाने की बजाय पहले हम इसकी थ्योरी समझें। एक बार हमें कंप्यूटर समझ में आ गया, तब हम किसी भी तरह का प्रश्न हल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो पहले यह है कि हम इसके जो कंप्यूटर विषय की थ्योरी है उसको ठीक से समझें। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, आरेख चित्र जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुल 4 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, 4 मुख्य भाग। हमने कई जगह से पढ़ा है कीबोर्ड कंप्यूटर का भाग है, प्रिंटर भाग, जी हां भाग है, लेकिन मुख्य अगर हम वर्गीकरण करें तो 4 मुख्य भाग ही होते हैं कंप्यूटर के। तो देखिए, सबसे पहला भाग आता है जिसको हमने नाम दिया इनपुट। अब इनपुट सदैव जाएगा, आप तीर का निशान देखिए, आप एरो देखिए यहां पर, इनपुट सदैव जाएगा। किसमें देंगे इनपुट आप? यह आपका कहलाता है सीपीयू, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? यह प्रश्न अक्सर अभी आजकल फुल फॉर्म पूछी गई है 2-3 बार। तो अब सीपीयू की फुल फॉर्म हम अक्सर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या समझना है, ये इनपुट और आउटपुट के मध्य है, मध्य को बोलते हैं सेंट्रल। ये इनपुट और आउटपुट के मध्य है, तो सेंट्रल,
तो ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा भाग देखिए, जहां पर आउटपुट मिलता है, जो सीपीयू परिणाम दे रहा है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम, वो आउटपुट कहलाते हैं। अब एक एक करके हम विस्तार से अभी देखेंगे। तो तीन भाग हो गए ये, पहला इनपुट, दूसरा सीपीयू अथवा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा भाग हो गया आउटपुट। अब तीर का निशान आप देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे बनते हैं कई दफा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आज आपने 10 इनपुट डिवाइस पढ़े हैं, कल को 11वां आ गया वहां पर और हमें मालूम ही नहीं कि ये इनपुट है आउटपुट है, तो हम कैसे विवेचना करेंगे, हम वहां पर कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको यह जानना जरूरी है इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, इनपुट से डाटा सदैव सीपीयू में जाएगा, इनपुट सदैव कंप्यूटर में जाएगा। आप यह सोचिए, क्या इस डिवाइस से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ डाटा मिल रहा है? अगर हमें नहीं मिल रहा, वो कंप्यूटर को दे रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस है। और जहां पर परिणाम दर्शाए जा रहे हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। जहां पर परिणाम दर्शाए जा रहे हैं, यानी हमें कुछ देखने को मिलता है, तो वो अपना आउटपुट उपकरण है। अब चौथा भाग देखिए यहां पर आता है, चौथा भाग जो साथ में काम करता है वो है मेमोरी। तो ठीक है दोस्तों, ये चारों भाग कंप्यूटर के कुल कितने मुख्य भाग हैं? इनपुट, सीपीयू या प्रोसेसर, आउटपुट और मेमोरी। अब हम एक एक करके इनके उदाहरणों को देखेंगे और उस तरह से हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो हम पहला भाग यहां पर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट क्या है? सबसे पहला भाग हमारे पास आता है इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट मानव द्वारा मशीन को दिया गया डाटा अथवा सूचना। आप जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीडिंग कराते हैं, एंट्री कराते हैं, वो इनपुट है। अब सवाल आते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। तो जो भी महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस से जुड़े हुए, इनपुट युक्तियों से जुड़े हुए, इनपुट युक्तियों के कार्यों से जुड़े हुए, हम यहां पर एक एक करके सवाल देखेंगे। और पहले समझते हैं इनपुट के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण डिवाइस आते हैं। इनपुट डिवाइसों का, इनपुट युक्तियों का सबसे पहला उदाहरण आता है कीबोर्ड। अभी हाल ही में कीबोर्ड से एक दो प्रश्न आ चुके हैं। कीबोर्ड से एक दो सवाल हमारे इसमें पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड क्या काम आता है? पहली बात तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्यों है एक प्रकार का यह इनपुट डिवाइस? क्योंकि इससे हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री कहां कर रहे हैं? कंप्यूटर में एंट्री हो रही है। अरे भाई, जब एंट्री हो रही है तो यह अपना इनपुट डिवाइस है। चलिए, कीबोर्ड से जुड़े हुए क्या बेसिक काम क्या है कीबोर्ड का? किस लिए लाते हैं आप इसको? टेक्स्ट की एंट्री करने के लिए। टेक्स्ट हम बोलते हैं ना, मोबाइल पर जब एसएमएस करते हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अक्षर हैं, जब आप उन कीज को दबाते हैं, एंट्री करते हैं, तो टेक्सचुअल एंट्री कहते हैं, जिसमें 0 से 9, ए से जेड, कैपिटल ए टू जेड, इसी तरह से बहुत सारे स्पेशल सिंबल इत्यादि होते हैं। तो कीबोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? टेक्सचुअल एंट्री। ठीक है। अब कीबोर्ड के अंदर हम कीबोर्ड की थोड़ी सी संरचना के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर कीबोर्ड पर F1 से F12 तक पहले फंक्शन कीज होती हैं। F1 से F12, F1 to F12 फंक्शन कीज होती हैं। तो इसमें से जो जो महत्वपूर्ण फंक्शन कीज हैं, हम उनका काम अभी देखते हैं और आपको बताते हैं। क्योंकि एक फंक्शन की अभी हाल ही में, कल परसों एक सवाल इसके बारे में पूछा गया है कि कीबोर्ड की इस फंक्शन की का क्या कार्य है। तो हमें दोनों तरह से याद रखना है, कार्य के हिसाब से की का नंबर और की के हिसाब से
कार्य का नंबर। तो देखिए सबसे पहली की जो है F1 की, F1 की का काम होता है हेल्प। आपको कोई हेल्प अगर लेनी है तो वो आप F1 की के द्वारा ले सकते हैं। दूसरी की F2, F2 की का काम होता है रीनेम करना है, यानी अगर किसी फोल्डर अथवा फाइल के नाम को आप रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 की का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से फिर आता है F3 की, जिसका प्रयोग सर्च करने के काम आता है। कुछ भी आपको सर्च करना है विंडोज में तो हम डायरेक्ट F3 की का प्रयोग करेंगे, उसके का आप सर्च कर सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण की आती है F5 की। F5 की का कार्य है रिफ्रेश करना। F5 की का कार्य आता है रिफ्रेश करना, क्योंकि इससे हम रीलोड करना, जैसे आप कई बार रिफ्रेश या रीलोड करते हैं तो उससे अपन उस की के ऊपर F5 से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कीज हैं। जैसे आपने देखा F1 की हेल्प के लिए होती है, F2 की आपका रीनेम और फोल्डर के लिए काम में लाई जाती है, अगर आपको किसी फोल्डर या फाइल का नाम रीनेम करना है। और उसी तरह से F3 जो की है यह आपकी सर्च के लिए काम में जाती है, और F5 की मैंने आपको बताया ये रिफ्रेश या रीलोड के लिए काम में आती है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण की आती है अपने पास F11। F11 जो की होती है वो आपको अगर फुल स्क्रीन देखना हो वेब ब्राउजर को, फुल स्क्रीन अगर हमें देखना है वेब ब्राउजर को, तो उसके लिए हम F11 का यूज करते हैं। तो ये कुछ एक कीबोर्ड से ऊपर कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन कीज हैं जिनके ये कार्य हैं। तो इनमें से यही महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रश्न बन सकता है किस की का क्या कार्य होता है। अब एक सवाल बनता है, कीबोर्ड के ऊपर लार्जेस्ट अर्थात सबसे बड़ी की कौन सी है और उसका कार्य क्या है। कीबोर्ड की लार्जेस्ट की आप सब जानते हैं स्पेस बार, इस पे भी प्रश्न आ चुका है। स्पेस बार है और स्पेस बार जो की है इसका काम होता है स्पेस देना, अर्थात खाली स्थान देने के लिए हम इसका काम में लाते हैं। तो ये कुछ कीबोर्ड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनपुट, ये पहला इनपुट डिवाइस था अपना कीबोर्ड, और ये कुछ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अगला इनपुट डिवाइस हम लेते हैं, हमारे पास है माउस। माउस माउस का प्रयोग, कीबोर्ड का प्रयोग आपको बताया कि टेक्स्ट की एंट्री के लिए किया जाता है। तो अब आप बताइए माउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। माउस का प्रयोग, माउस का दूसरा नाम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। माउस का दूसरा नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का दूसरा प्रश्न है दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि माउस में हम माउस के द्वारा पॉइंट करके सेलेक्ट करते हैं। माउस का कार्य क्या है? माउस का कार्य है विकल्प चयन करना। आपको विभिन्न विकल्प दे रखे हैं, तो उन विकल्पों में से चयन करने के लिए आप माउस का काम लाते हैं। वर्तमान में जो माउस प्रयोग में लाया जा रहा है उस माउस को हम किस नाम से जानते हैं? वो माउस हमारा कहलाता है ऑप्टिकल। वर्तमान में जो माउस हम प्रयोग में लाते हैं उसको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। अब माउस के अंदर एक प्रश्न आता है, कुल कितने बटनों का प्रयोग किया जाता है? माउस के अंदर कुल 3 बटन का प्रयोग करते हैं। माउस के अंदर कुल 3 बटन है। कौन कौन से 3 बटन है? पहला लेफ्ट, दूसरा राइट और तीसरा स्क्रॉल। सवाल बनता है स्क्रॉल बटन के ऊपर। स्क्रॉल बटन
का क्या कार्य है? आप सब जवाब देते हैं कि ये तो स्क्रॉलिंग के काम आता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा, अब स्क्रॉलिंग कितने प्रकार की होती है। ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है साहब। अब एक स्क्रॉलिंग होती है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, और एक स्क्रॉलिंग होती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो जो स्क्रॉलिंग बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कर रहे हैं, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। और जो स्क्रॉलिंग ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो माउस का स्क्रॉल बटन है, वो क्या काम में आता है? वर्टिकल स्क्रॉलिंग के काम आता है। तो ये दूसरा इनपुट डिवाइस था। क्योंकि हम जो प्रश्नों की अगर बात करते हैं, हम जो सवालों की बात करते हैं कि किस तरह के सवाल आएंगे, जबकि हम जान रहे हैं इन परीक्षाओं में 3 से 4 कंप्यूटर के प्रश्न बनते हैं, तो जो कंप्यूटर की मुख्य बातें हैं, सवाल उनके आसपास ही रहते हैं ज्यादातर। अब यह हुआ हमारा दूसरा उपकरण माउस। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे इनपुट डिवाइस की तरफ। तीसरा इनपुट डिवाइस हमारा होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, स्कैनर। स्कैनर स्कैनर का क्या काम होता है? देखिए, इस तरह से स्कैनर अपना काम करता है। ये एक छोटा सा मैं चित्र बना रहा हूं समझाने के लिए आपको, ताकि आपको स्कैनर समझ में आए। हमने यहां पर कोई इमेज है, कोई चित्र है, कोई डॉक्यूमेंट है, या कुछ भी चीज है, इसके स्कैनर को खोल के उसके बीच में रखा और स्कैनर को हमने बंद कर दिया। तो स्कैनर के अंदर रखे गए चित्र या इमेज या डॉक्यूमेंट की हूबहू प्रतिलिपि कंप्यूटर बनाकर अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। तो स्कैनर क्या है? कंप्यूटर द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि, जो कंप्यूटर एक फाइल के रूप में स्टोर करता है, स्कैनर के द्वारा फाइल के रूप में स्टोर हो जाती है। हम जो भी कागज या कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीज यहां पर रखते हैं, वो एक फाइल के रूप में स्टोर कर लेता है। अब स्कैनर की तरह ही कई उपकरण हमारे काम में आ रहे हैं आजकल, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो शॉर्ट फॉर्म के नाम से है, उनका फुल फॉर्म जानते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा चलन जो हमारे चल रहा है आजकल, बीसीआर। बीसीआर का पूरा नाम क्या है? बीसीआर का पूरा नाम है बार कोड रीडर। बीसीआर का पूरा नाम है बार कोड रीडर। क्या होता है ये? ये इनपुट डिवाइस है। क्योंकि हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो बीसीआर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये बार कोड को पढ़ने का काम करता है। अब बार कोड क्या होते हैं? आजकल आपने देखा होगा प्रत्येक वस्तु के ऊपर इस तरह की काली धारियां या ब्लैक लाइंस लगी होती हैं। ये जो लाइन होती हैं, ये जो ब्लैक लाइन है, ये कहलाती है बार कोड्स। इनको हम बार कोड कहते हैं। इसके अंदर इन बार कोड्स में उस वस्तु से संबंधित जानकारी संग्रहित रहती है, जिसको हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमने उस जानकारी की कोडिंग कर दी। तो वो जानकारी इस रीडर, पढ़ने वाला रीडर, बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ी जाती है। तो अब इसमें वस्तु की कीमत हो सकती है, उस वस्तु का ब्रांड है कोई, वो संग्रहित किया जा सकता है इस बार कोड के अंदर। तो बीसीआर का पूरा नाम हुआ बार कोड रीडर, और लगभग इसके जो बार कोड होती है, इनकी संख्या 10 लाइनें हम प्रयोग में लाते हैं। तो यहां पर यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। आप लोगों ने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, तो उसके ऊपर देखा होगा आपने, वहां भी बार कोड का प्रयोग होता है। परीक्षाओं में जो आजकल कॉपियां आती हैं, उसके अंदर भी बार कोडिंग का प्रयोग होता है। तो बार कोडिंग का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है आजकल। उसी प्रकार से अन्य श्रेणी का उपकरण हमारे पास आता है MICR। MICR। अब इसका पूरा नाम क्या है? MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक
इंक करेक्टर रीडर, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इनकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी गई है। MICR का पूरा नाम क्या है? अब कई बार रीडर और रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। मैं इसको स्पष्ट यहां पे लिखता हूं, इसको रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है क्या? ये हम रट तो लेंगे, MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, परंतु एक बार आपको इस चीज का मतलब समझ में आ गया तो हम ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। तो इसका प्रयोग कहां होते हैं MICR का, पहले अपन ये समझते हैं। तो MICR का प्रयोग आपने बैंक के चेक देखे हैं, ठीक है? बैंक की जो चेकबुक होती है उसके ऊपर इस तरह से कुछ विशेष स्याही में नंबर अंकित रहते हैं, जो कि अक्सर चुंबकीय स्याही में होते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए इस रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है MICR। उसी प्रकार से तीसरा, इसी श्रेणी का तीसरा उपकरण, पहला BCR, दूसरा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और जो तीसरा उपकरण हमारे पास है OMR। सभी इससे भलीभांति परिचित है। OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जितनी भी फुल फॉर्म यहां पर बताई जा रही हैं, इनको आप कृपया करके लिखें, क्योंकि यहां पर हम केवल और केवल महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी समझाते हुए। आपको प्रत्येक उपकरण को समझाते हुए बताया जा रहा है, इनकी फुल फॉर्म हम ले रहे हैं, और ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण उपकरण है, केवल उन्हीं की व्याख्या यहां पर हम कर रहे हैं। तो यह है अपना OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कहां काम में आता है? प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अपने को OMR शीट्स मिलती हैं, उनको जांचने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये तीन हुए इस श्रेणी के उपकरण, BCR, MICR, OMR। उसी तरह से एक इसी श्रेणी का एक और उपकरण अपने पास आता है, और वर्तमान में इसका बहुत चलन है, QR कोड। QR कोड क्या होता है? अभी आपने देखा होगा QR कोड का चलन हमने बहुत देखा पिछले कुछ महीनों में, और बहुत तेजी से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड देखेंगे तो आधार कार्ड के ऊपर भी आपके QR कोड बना हुआ है। तो यह वस्तुतः है क्या? QR कोड किसे कहते हैं? तो देखिए, एक छोटी सी चौकड़ी के अंदर इस तरह से बिंदु, जैसे बार में होती थी, हमने एक बार के अंदर कोडिंग करी थी, इनमें हम बिंदुओं के अंदर कोडिंग करते हैं। तो QR कोड का पूरा नाम क्या है? QR कोड का पूरा नाम है क्विक रेस्पॉन्स। QR कोड का पूरा नाम है क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसके अंदर हम किसी भी सूचना को इस चौकड़ी में जैसे बिंदुओं दिखा रखे उसमें कोडिंग कर सकते हैं, जिसे हम QR कोड कहते हैं। अब QR कोड को पढ़ेंगे कैसे? अभी तक तो आपने देख लिया कि बार कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक जो चुंबकीय स्याही थी उसको पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क यानी जो गोले काले करते थे आप प्रतियोगी परीक्षाओं के, उसको पढ़ने के लिए आपके पास था OMR। तो QR कोड को कैसे पढ़ेंगे? तो QR कोड को पढ़ने के लिए हमें कोई विशेष रीडर की जरूरत नहीं होती, हमें एक मोबाइल ऐप की जरूरत होती है, जो कि QR स्कैनर के नाम से जाना जाता है। मोबाइल ऐप, मोबाइल के अंदर हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से एक QR स्कैनर है जिसको हम अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें, और जो भी QR कोड है उस पर कैमरे के आगे रखेंगे तो उसके अंदर क्या संचित है, क्या संग्रहित है, वो हमको देखने में मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस थे, ये कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस थे जो कि हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं संभावित, जिसमें से प्रश्न बन सकता है। इसमें से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के हमने कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से डिवाइसेस की शॉर्ट फॉर्म है। तो इनपुट डिवाइसेस मुख्य रूप से तो अभी आपने देखा इनपुट में आप
सबसे पहले हमने देखा था कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर हमने आपको फंक्शन कीज, स्पेस बार इत्यादि के बारे में आपको बताया। उसके बाद में माउस के बारे में हमने देखा था। माउस आपको बताया था हमने कि यह एक प्रकार का पॉइंटिंग उपकरण है। विकल्पों का चयन के लिए हम काम में लाते हैं माउस को। फिर माउस के बाद हमने देखा था स्कैनर। स्कैनर में हम कोई भी फाइल को बनाकर उसको सेव कर सकते हैं। स्कैनर में उस फाइल की हूबहू प्रतिलिपि, फोटोकॉपी की तरह। फोटोकॉपी में तो हमें कागज पर प्रिंट आउट मिल जाता है, लेकिन हमें यहां कागज पर नहीं मिलकर स्क्रीन में, स्कैनर में उसी में स्टोर हो जाता है। फिर हमने देखे थे बीसीआर, बारकोड रीडर, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और तीसरा देखा था ऑप्टिकल मार्क रीडर, और चौथा हमने देखा था क्यूआर कोड, जो कि क्विक रिस्पॉन्स कोड था। तो ये हमारे इनपुट उपकरण थे, कुछ महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण। अब इतने इनपुट उपकरण बताने के बाद एक छोटा सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए यहां पर मैं आपको देता हूं। आप बताइए ये माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन बोले, या हम शॉर्ट में इसको माइक कहते हैं। माइक, ये जो माइक है ये इनपुट श्रेणी में आएगा या आउटपुट श्रेणी में आएगा? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन कह दें या माइक कह दें? मैंने यहां पर ये माइक लगा रखा है, तो ये इनपुट में आएगा या आउटपुट में आएगा? जरा सोचिए। माइक जो है, माइक से डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी। तो माइक से डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, इस माइक्रोफोन से डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, इसलिए इसको हम इनपुट की श्रेणी में रखेंगे। और इसके विपरीत स्पीकर, जो कि हमने माइक के द्वारा प्ले किया, वो हम आउटपुट की श्रेणी में रखेंगे। तो यह था मित्रों इनपुट के बारे में। अब कंप्यूटर के मैंने आपको 4 भागों के बारे में बताया था। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और चौथा भाग था मेमोरी। तो अब हम दूसरा भाग लेते हैं कंप्यूटर का। यह था पहला भाग। अब हम दूसरा भाग लेंगे, जो होता है हमारा प्रोसेसर या सीपीयू। प्रोसेसर या सीपीयू, पूरा नाम सेंट्रल क्यों है ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के मध्य है, इसलिए इसको सेंट्रल कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पे 2-3 सवाल बन सकते हैं सीपीयू पे से। आपने कंप्यूटर का इस तरह से सेटअप देखा है। ये स्क्रीन है, ये अपना कीबोर्ड है, पास में ये एक बॉक्स रखा रहता है, और इधर एक माउस रखते हैं। तो हम लोग क्या है, ये जो बॉक्स होता है इसको आम भाषा में सीपीयू कहते हैं। मैं भी सीपीयू कहता हूं, लेकिन टेक्निकली, तकनीक की दृष्टि से यह सीपीयू नहीं है। दिस इज नॉट सीपीयू। तो फिर सीपीयू क्या है? हम सब इसको सीपीयू बोलते हैं। भाई ये तो क्या हुआ, दिस इज कैबिनेट। ये एक कैबिनेट है। अब इस कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी आईसी लगी रहती है। आईसी समझते हैं आप? आईसी मतलब जैसे आपने मेमोरी कार्ड देखा, जैसे आपने सिम कार्ड देखा, उससे लगभग बड़ा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इस बोर्ड के ऊपर एक इतनी सी लगभग 1x1 इंच कह दें, लगभग इस आकार की एक चिप लगी होती है। वो जो चिप होती है, वो चिप वास्तव में सीपीयू कहलाती है, और ये हमारा मदरबोर्ड कहलाता है। तो सीपीयू जो होता है हमारे मदरबोर्ड पर स्थित होता है, स्थापित होता है, फिक्स होता है। तो ये कैबिनेट है और ये सीपीयू है। तो सीपीयू की तुलना भी हम अब एक मानव से करते हैं, क्योंकि सीपीयू के विषय में भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव से तुलना करते हैं। आज हमारे पास 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक हमारे पास है हृदय और एक हमारे पास है दिमाग। तो आप जरा सोचिए, हृदय का काम क्या है? हृदय यानी दिल,
हृदय का काम है कि सभी जगह रक्त की पूर्ति करना, अर्थात शरीर के समस्त भागों में रक्त पहुंचाना, अर्थात वो एक नियंत्रक है। जब तक हृदय चल रहा है हमारा तो हम काम कर रहे हैं, यानी कंट्रोल सेंटर हुआ हृदय। मस्तिष्क, हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी सोचते समझते हैं, वो कैसे संभव होता है, वो किसके कारण हम सोचते समझते हैं, वो हम करते हैं अपने मस्तिष्क से। तो दो मुख्य भाग हुए, एक हुआ हृदय और एक हुआ मस्तिष्क। तो उसी तरह से सीपीयू के दो मुख्य भाग हैं। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग होता है सीयू और दूसरा भाग रहता है आपका जिसको कहा जाता है एएलयू। तो देखिए आप ये साथ साथ में लिखते चलें, बहुत सारी इसमें फुल फॉर्म्स आ रही हैं, अपने साथ में बहुत सारी फुल फॉर्म्स चल रही हैं सीपीयू के अंदर चल रही, जैसे इनपुट डिवाइसेस में आपने देखा। तो आप साथ साथ में इनको लिखते रहें ताकि आपको ये याद रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें मैं यहां पर इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। तो सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का नाम होता है, एएलयू को पूरा अपन क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू को कहा जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक। ए से हुआ अरिथमेटिक, एलयू तो अपने को ध्यान रहेगा, लॉजिकल, कंप्यूटर पूरा लॉजिक है, तर्क है। तो अरिथमेटिक एंड एल लॉजिकल यूनिट। तो यह अपना हुआ एएलयू और सीयू हुआ कंट्रोल यूनिट। अब इन दोनों के सोचिए, क्या मैंने आपको मानव से अभी इसकी तुलना करी थी, एक हृदय से और एक मस्तिष्क से। तो सीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट है, वो पूरे के पूरे सीपीयू का नियंत्रक है। अब पहला सवाल, सीपीयू क्या है? सीपीयू पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अपने आप में पूरा कंप्यूटर है, सीपीयू जो है वो अपने आप में पूरा कंप्यूटर है। तो ये सीपीयू तो पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र है और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का नियंत्रण केंद्र है, अर्थात सीपीयू में होने वाले समस्त कार्यों का नियंत्रण कंट्रोल यूनिट करता है। दूसरा भाग एएलयू, अरिथमेटिक माने गणितीय, लॉजिकल तार्किक इकाई, गणितीय व तार्किक इकाई, अरिथमेटिक व लॉजिकल यूनिट। तो सारी गणनाएं, सीपीयू में होने वाली समस्त गणनाएं एएलयू में होती है। तो यह हुआ हृदय और यह हुआ मस्तिष्क। अब सवाल बनता है कि निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? अब यहां पर क्या होता है, ज्यादातर हमें सीपीयू के टुकड़े नहीं दिए होते, हमें केवल सीपीयू दिया होता है। अगर केवल सीपीयू दिया है विकल्प में, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, अगर हमें केवल सीपीयू दिया है विकल्प में, तो उसका उत्तर सीपीयू होगा, चाहे मस्तिष्क कहें या हृदय कहें। लेकिन अगर सीयू और एएलयू दोनों अपने को दे रखे हैं, अगर सीयू और एएलयू दोनों अपने को दे रखे हैं, तो हृदय सीयू तो काम कर रहा है उसके हार्ट की तरह और एएलयू काम कर रहा है सीपीयू के ब्रेन की तरह काम करता है ये। तो आपने यहां पर देखा कि सीयू और एएलयू दोनों सीपीयू के मुख्य भाग हैं। अब तीन फुल फॉर्म यहां पे आ गई, सीपीयू, सीयू, एएलयू। अब विश्व में सर्वाधिक प्रोसेसरों का, विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है? यह बहुत सामान्य प्रश्न है और हमें इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आपने ज्यादातर कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप पर एक स्टिकर लगा देखा होगा, इंटेल इनसाइट। इस तरह का एक स्टिकर
आपने देखा होगा जिसमें लिखा रहता है इंटेल इनसाइड। अर्थात विश्व में जितने भी सीपीयू बन रहे हैं उसमें अधिकतर सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी आपकी इंटेल है। इंटेल द्वारा सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण किया जाता है। अब कई बार क्या होता है, एक सवाल पूछ लिया जाता है कि रजिस्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, सीपीयू के अभी आपको मैंने दो भागों के बारे में बताया था। एक बताया आपको सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, दूसरा मैंने आपको बताया एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके साथ में एक तीसरे भाग के बारे में जानना भी अति आवश्यक है, जो कि रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर क्या है, सीधी सी आप बात याद रखिए, 3 बिंदुओं में इसको समझाता हूं। रजिस्टर पहले तो अस्थाई, सूक्ष्मतम, सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है जो कि सीपीयू के साथ रहती है। अस्थाई, सूक्ष्मतम और सबसे तेज। सीपीयू को मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे दिमाग में यह सवाल आता है। तो जो एएलयू है, एएलयू का काम क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये काम करता है, अरिथमेटिक यानी गणनाएं सारी इसमें हो रही हैं। तो जब हम गणनाएं करते हैं तो हमें गणनाएं करते हुए रफ कार्य करने के लिए हमें कुछ खाली जगह चाहिए होती है। उसी प्रकार से एएलयू को गणनाएं करते समय रजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यह था अपने दूसरे उपकरण, दूसरा भाग कंप्यूटर का, सीपीयू के बारे में जानकारी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीयू, एएलयू और रजिस्टर से मिलकर बनता है। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है सर्वाधिक, इंटेल। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, जो तीसरा भाग है इसका। आपने इनपुट देखा, सीपीयू देखा, अब तीसरे भाग के ऊपर हम आते हैं, मेमोरी, जिस पे सर्वाधिक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मेमोरी में से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। अब यहां मेमोरी का मतलब मेमोरी नहीं, यहां पे हम कह रहे हैं कि वो मेमोरी उपकरण जिसमें हम सूचना या डेटा को संग्रहित कर सके। अब फिर मेमोरी पर चलने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा मेमोरी संग्रहण किस प्रकार से करती है। देखिए, आप सभी को जैसे मालूम है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर की समझ में केवल 0 और 1 आता है। कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जो भी संग्रहण किया जा रहा है, जो भी स्टोरेज किया जा रहा है, वो 0 और 1 के रूप में हो रही है। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आप कीबोर्ड पे आपने देखा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिखी हुई है, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा के कीबोर्ड्स होते हैं, तो हम उससे वैसे टाइप कर रहे हैं। परंतु जब तक वो डाटा कंप्यूटर के पास पहुंचता है, मेमोरी में पहुंचता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात मेमोरी केवल बाइनरी में ही संग्रहण करती है। बाइनरी, बाई मींस 2, 0 और 1। तो इसके अंदर केवल 0 और 1 में यह चीज समझी जाती है। तो इसीलिए यहां पर हमें पहले देखना पड़ेगा मेमोरी की इकाई क्या है, जिसको कहा जाता है यूनिट ऑफ मेमोरी। तो यह यहां पर समझना अति आवश्यक है। एक 0 या एक 1 क्या कहते हैं इसको, एक 0 या एक 1 यह कहलाता है बिट, एक बिट। एक 0 या एक 0 या 1 यह कहलाता है बिट। 8 बिटों का समूह, 8 बिटों का समूह, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। 8 बिटों का समूह एक बाइट, 8 बिटों का समूह कहलाता है एक बाइट।
अब इसको समझना पड़ेगा हमें, 8 बिटों का ही समूह क्यों बनाया हमने। कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अक्षर हैं, कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अक्षर हैं, उनको अगर आप मेमोरी में संग्रहित करते हैं तो वो न्यूनतम 8 बिट लेंगे, अर्थात 1 बाइट। प्रश्न आता है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप प्रश्न समझो, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। मेमोरी में सबसे छोटे रूप में हम एक अक्षर को बाइट के रूप में स्टोर कर रहे हैं, बिट के रूप में नहीं। हम जब पूरा आपने मान लीजिए कीबोर्ड पे से ए दबाया, ए प्रेस किया, तो वो मेमोरी में जाकर कुछ 1100 के फॉर्म के अंदर इस तरह से कुछ भी 8 बिटों के समूह के अंदर वो स्टोर होता है। तो 8 बिटों का समूह 1 बाइट कहलाता है। 8 बिटों का जो समूह होता है वो अपना 1 बाइट कहलाता है। और ये जो बाइट है, अब इसके बाद आगे जो आता है हमें 1024 लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब यहां पर 1000 की बजाय, अब यहां पर 1000 की बजाय 1024 का गुणक चलेगा। तो 1024 बाइट्स, 1024 ध्यान रखिए। अब वापस पहले तो आपने देखा एक बिट किसे कहते हैं, एक 0 या 1 को। 8 बिटों का समूह 1 बाइट। अब 1000 की जगह 1024 आपको याद रखना है, 1024 का गुणक। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। 1 किलो में 1000 बोलते हैं वैसे, पर अपन 1024 बाइट बोल रहे हैं। 1 किलो बाइट अथवा केबी। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। आगे चलते हैं। 1024 किलो बाइट बराबर 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। यानी मेगाबाइट को क्या कहा जाता है? एमबी। ये भी प्रश्न आ रहे हैं, एमबी केबी पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। और उसी तरह से अब आगे चलते हैं हम लोग। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, अर्थात जीबी, अर्थात जीबी। और 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट, मतलब 1 टीबी। तो अब इस पे प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं? पहले तो यह पूछा जा सकता है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जीबी का पूरा नाम क्या है, टीबी का पूरा नाम क्या है। और जो एक बहुत ही सामान्य प्रश्न बनता है कि आपको दे दिया जीबी, टीबी, केबी, एमबी, इसमें से सर्वाधिक संग्रहण क्षमता किसकी है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, सर्वाधिक, न्यूनतम संग्रहण क्षमता किसकी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। आप समझ के करिए तो बहुत आसान है, तो आप इसके सारे प्रश्न कर पाएंगे। 3 से 4 जो भी सवाल आएंगे, क्योंकि यह बहुत ही आसान है। अब जब आपने एक चीज याद रख ली, 1 बाइट, हमें याद रखना है बाइट। बाइट के ऊपर बिट है, और बाइट माने 8 तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर 1024 का आप गुणक ले लें। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। तो ये आपको क्यों बताया मैंने? ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम आज सभी तरह की मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं।
आगे देखेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, उनके फुल फॉर्म्स इत्यादि वगैरह। तो अब मेमोरी हम बाइनरी में स्टोर कर रहे हैं। आप जाते हैं बाजार में 32 जीबी का कार्ड दीजिए, तो जो हम जीबी है वो कितनी होगी, तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये भाग बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मेमोरी में ही हम आगे चलते हैं। मेमोरी के प्रकार, कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो दोस्तों मेमोरी जो है वो मुख्य रूप से, हमने जो वर्गीकरण किया है मेमोरी का, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी का हमने वर्गीकरण किया है। एक कहलाती है प्राथमिक स्मृति, मेन मेमोरी, और दूसरी हमारी कहलाती है द्वितीयक या सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक, और यह हमारी कहलाती है प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है? इसको हमने प्राथमिक क्यों कहा, हमने मेन मेमोरी क्यों कहा? मेन मतलब मुख्य, प्राथमिक मेमोरी, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा इसको कहने का प्राथमिक, तो इसको हमने प्राथमिक क्यों कहा? सीपीयू का कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कौन है? सीपीयू। तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड पर, मान लीजिए ये अपना सीपीयू है, तो सीपीयू के पास रहती है हमारी प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो मदरबोर्ड पर स्थित रहती है, सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है, इसलिए इसे प्राथमिक कहा गया, और इसे हम कई बार आंतरिक भी कह देते हैं। ये जो प्राथमिक मेमोरी है ये हमारी आंतरिक मेमोरी है, क्योंकि ये सीपीयू के साथ स्थित रहती है, इसलिए इसको आंतरिक मेमोरी या मेन मेमोरी कहा गया। अब दूसरे प्रकार की मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हमें बाहर से लगाना पड़ता है, तो इसको हम देखेंगे आगे। पहले हम लेते हैं प्राथमिक मेमोरी क्या है और इसके प्रकार। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी के मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी अपनी दो प्रकार की होती है। एक होती है रोम और दूसरी आती है रैम। अब इनका फुल फॉर्म भी आ सकती है और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पे लेनी जरूरी है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। दोबारा बोलते हैं हम एक बार इसको, रीड ओनली। रीड ओनली अर्थात जिस मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सके वो मेमोरी हमारी कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सके और इसमें हम कुछ नया संग्रहण नहीं कर सकते, कुछ नया स्टोरेज नहीं कर सकते, तो इस मेमोरी को लगाने का औचित्य क्या है? ये जो प्राइमरी मेमोरी का हमने जो भाग देखा है यहां पर, ये जो रोम है, ये जो रोम मेमोरी है जिसका हमने आपको पूरा नाम बताया रीड ओनली, तो इसको क्यों प्रयोग में लाया जाता है रीड ओनली मेमोरी को? तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये जो रीड ओनली मेमोरी है जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, जो निर्माता द्वारा संग्रहित कर दिया गया है, हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं, इस मेमोरी में कुछ नया संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मेमोरी की प्रकृति क्या होगी? स्थायी होगी या अस्थायी होगी? तो यह ध्यान रखिए, इस तरह की मेमोरी रोम सदा स्थायी प्रकृति की मेमोरी है। वैसे भी जो रोम रोम में है वो स्थायी है, ठीक है ना? जो रोम रोम में है वो स्थायी है, तो इसलिए यह मेमोरी अपनी स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है रोम। हम यह बात कर रहे थे रोम को लगाने का उद्देश्य क्या है, रोम हम क्यों लगाते हैं? तो देखिए, रोम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जब भी कंप्यूटर शुरू होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर का जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर से विभिन्न उपकरण जो कि लगे हुए हैं, जैसे कीबोर्ड,
माउस, मॉनिटर इत्यादि, इन सब पर पावर बटन दबाते ही लाइट लगती है। ऐसा आपने देखा है? लाइट क्यों लगती है? क्योंकि रोम में एक विशेष प्रकार का टेस्ट है, जांच है, जो कि कंप्यूटर के शुरू होने से पहले उसकी जांच करती है, विभिन्न उपकरणों की जांच करती है कि कोई उपकरण छूट तो नहीं गया। अगर कीबोर्ड का तार हल्का सा ढीला रह गया तो मैसेज आ जाता है कीबोर्ड नॉट अटैच्ड। तो ये जो जांच होती है वो रोम के अंदर होती है और इस जांच को एक विशेष नाम दिया जाता है, बायोस कहते हैं। और बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक विशेष प्रकार की जांच है जो कि रोम के अंदर रहती है, जिसको बायोस कहते हैं। आज ज्यादातर लोग रोम को ही कई बार गलती से बायोस बोल देते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी के अभाव में नहीं पता होता रोम का प्रयोजन क्या है। तो रोम रीड ओनली प्रकार की स्थायी मेमोरी है और इसका प्रयोग जब कंप्यूटर शुरू होता है उस समय कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों की जांच करने के लिए काम में लाया जाता है, जिसे बायोस कहते हैं। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया, जब मैं बार बार कह रहा हूं कंप्यूटर शुरू होता है, तो उसको शुरू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को जब शुरू किया जाता है तो हम कहते हैं वो बूटिंग कहलाती है। ठीक है मित्रों, तो ये था रोम के बारे में। अगली क्लास में हम रैम के बारे में और अन्य प्रकार की मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस तथा कंप्यूटर की अन्य सामान्य जानकारियां उसके बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। धन्यवाद।